हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम का पदाधिकारियों ने किया हार्दिक स्वागत। सीएम ने एफटीआई सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। हल्द्वानी में नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने सुनी जन समस्याएं। लोक निर्माण विभाग खटीमा में सुनी गई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने ली शपथ। आशा नौटियाल को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिलाई शपथ। अवसर पर सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी रहे मौजूद। एक दिवसीय उधम सिंह नगर के दौरे पर कुमाऊं कमिश्नर ने जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ की बैठक में दीपक रावत ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मसूरी में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। मसूरी में पार्किंग निर्माण की तलाशे जा रहे विकल्प। पार्किंग की जगह टैक्सी खड़ी की जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। मसूरी में धूमधाम से मनाई गई बूढ़ी दिवाली। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में जमकर किया नृत्य। महिलाओं और पुरुषों के बीच हुआ रस्साकशी का मुकाबला। देहरादून में पुलिस अधीक्षक ने घुड़सवार का किया निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने 6 नए घोड़ों की कार्यकुशलता का लिया जायजा। पुलिस लाइन देहरादून में 15 घुड़सवारों को मिल रहा है प्रशिक्षण। देहरादून में सरकारी आवास पर लाखों का टैक्स बकाया। सरकारी अस्पताल, केंद्रीय संस्थान ने नहीं भरा टैक्स। बिल्डिंग्स पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया। हल्द्वानी में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोतरी। घटनाओं से लोग और वन्य जीव दोनों प्रभावित। घटनाओं को लेकर मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन। और रामनगर में युवक का शव बरामद होने से मचा हड़कंप। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा मृतक 3 दिन से लापता चल रहा था। मृतक नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं लावनी विनीत। आइए देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की तरफ अब आपको विस्तार से लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर हैं। सीएम के हल्द्वानी पहुंचने पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। और इस बीच सीएम धामी एफटीआई सभागार में लोनिवी, ऊर्जा और पेयजल विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। लोक निर्माण कार्यक्रम जो चल रहा है वहां पर उसकी भी समीक्षा उनकी तरफ से की गई। इसके पश्चात सीएम हल्द्वानी में बन रहे सिटी पार्क का अवलोकन करने के लिए भी पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर गौलापार स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र और कर्मस्थली खटीमा में 30 नवंबर को लोक निर्माण विभाग खटीमा के अतिथि गृह में नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने जन समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही निस्तारण किया। जिन जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था उनका निराकरण करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। लोग अपने अपने गाँव के बारे में तमाम समस्याएं लेकर नोडल अधिकारी दिनेश यादव के पास लोक निर्माण विभाग खटीमा के अतिथि गृह में पहुंच रहे थे, जिनको बड़ी शालीनता के साथ नोडल अधिकारी दिनेश यादव सुन रहे थे और उनका निवारण करवाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे थे। अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, भारतीय जनता पार्टी के नेता भवानी भंडारी और भारतीय जनता पार्टी की ही अंजू देवी, कमलजीत सिंह चौहान सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले से भी मंशा रही है कि यहाँ जनहित के जितने भी काम हैं उनको त्वरित गति से किया जाए और विगत काफ़ी समयों से जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण समय अंतर्गत किया जा रहा है। और जो भी समस्याएं आज प्राप्त हुई हैं इनका जो भी नियम सम्मत इनके ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो किया जाएगा और आगे भी जो भी समस्याएं आएंगी उनको त्वरित गति से उसका निदान किया जाएगा। हमारे व्यापारी बंधुओं को जो खटीमा मुख्य चौराहे से मेलाघाट रोड पे स्थित हैं
कल पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वहाँ पे जाकर के कुछ नापजोख की गई है, जिसकी वजह से व्यापारियों में एक अजीब सी दहशत व्याप्त हुई थी, जिसके संबंध में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नोडल अधिकारी श्री दिनेश यादव जी से हम सब लोग व्यापारियों के साथ मिले और यादव जी ने आश्वस्त किया है कि इस तरीके की कोई भी जो है तोड़ फोड़ या परेशानी नहीं आने दी जाएगी व्यापारियों को, और व्यापारी लोगों को संतुष्ट किया। इधर उत्तराखंड में शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड पर्यटन नगरी के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। लगातार श्रद्धालुओं का उत्तराखंड में आना लगा रहता है। सर्दियों को देखते हुए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। तैयारियों में जुट चुकी है सरकार, ताकि जो भी श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आए उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे शीतकाल वाले स्थल हैं, वहां आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना न करने पड़े, इसके लिए सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मैं स्वयं, हमारे सभी मंत्रीगण और संगठन के लोग अलग अलग स्थान पर जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वो उत्तराखंड आए। देहरादून में खास तौर से शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। स्थानों पर पले बड़े देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा का सामना न करना पड़े, हम उसको प्राथमिकता से लेते हुए कल से ही हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है। और हम कहेंगे जहां आज भारतवर्ष के अनेक अनेक स्थानों पर जहां धुंध लगी हुई है, सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, हमारे यहाँ पर उनको हिमालय भी दिखाई देगा, सूर्य भी दिखाई देंगे, अच्छा परिवेश भी मिलेगा और अच्छा एक पर्यावरण भी मिलेगा। तो हम सबको आमंत्रित करेंगे और मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा कि अनेक स्थानों पर जाऊं। हमारे मंत्रीगण भी जाएंगे, हमारे संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री महेंद्र भट्ट स्वयं भी, क्योंकि उसी घाटी में उसी स्थानों पर पले बड़े हैं, सबको हम लोग स्वयं जाकर एक एक स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करेंगे। देखिए, इधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को विधानसभा में चल रहे नव निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्थापित की गई और वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में शहीद गैलरी का निर्माण किया गया। विधानसभा में राज्य के राजकीय चिन्ह भी स्थापित किए गए और विधानसभा सदस्यों की बैठक के लिए एक्सटेंशन रूम का निर्माण भी किया गया है। थोड़ा सा नयापन आप लोगों को दिखा होगा। ये ई नेवा के तहत पूरे विधानसभा को डिजिटल करने का प्रयास है। प्रयास तो क्या कहेंगे, भारत सरकार के माध्यम से हमें फंड मिलता है कि हम अपने सदन को डिजिटाइज करें और उसके तहत इसमें पिछले 5-6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सदन के अंदर टैबलेट्स आए हैं अब और उनके माध्यम से अब सदन चलेगा। कंप्लीटली पेपरलेस तो पहली बार हम नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्लोली हम उस प्रोसेस में हैं। 2000 से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे उनको हमने डिजिटाइज किया है और जिनकी आवश्यकता नहीं है। इधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनावों में जीत के बाद बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उन्हें ये शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार को नमन करते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को जीत दिलाई है, उसे पूरा करने का काम जरूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने बाबा केदार और केदारनाथ क्षेत्र की जनता का आभार जताया। नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार दर्ज किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में जो जीत मिली है वो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर मुहर लगा दी है। विधानसभा क्षेत्र के जिस हिस्से में विकास अभी तक नहीं पहुंच पाया था, वहां विकास करने का काम जरूर करेंगे। सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की
देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। और इधर शनिवार सुबह देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विशेष मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास और संगठन से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई है। ये मीटिंग इस लिहाज से भी खास मानी जा रही है क्योंकि खास तौर से उत्तराखंड को उत्तम प्रदेश का दर्जा दिलाना है और इसके लिए राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए खास मंथन और चिंतन इस बैठक के दौरान किया गया। इधर उत्तराखंड बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बहुत जल्द निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों के प्रभारी भी घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश के सभी नगर निगम को जिताने के लिए तैयार खड़ी हुई है। हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर सभी जिलों से फीडबैक लिया जा रहा है और उसी आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। दावेदारों को लेकर बीजेपी पहले ही सभी जिलों से फीडबैक ले चुकी है। ये माना जा रहा है कि जनवरी दूसरे सप्ताह तक प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर कोई भी चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लेकर हम जनता के बीच में ये लोग जाएं। लेकिन इनके पास कुछ कहने को नहीं है। कोर्ट को भी ये लोग गुमराह करते रहे, जनता को भी बार बार गुमराह करते रहे कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। इनके मंत्री जी तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। ये 4 बार बोल चुके हैं कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। वो समय आएगा कब? आप कोर्ट को आपने झूठ बोला, जनता को आपने झूठ बोला, प्रशासकों का कार्यकाल आपने 3 बार बढ़ा दिया है। अब इन्होंने कहा कि हम 10 नवंबर तक हम अधिसूचना जारी कर देंगे। वो 10 नवंबर भी निकल गया, अधिसूचना भी जारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कराने की स्थिति में है, क्योंकि इन्होंने शासन के भी चुनाव इन्होंने टाल दिए, नगर निकाय के तो चुनाव टाले हैं, पंचायतों के भी इन्होंने चुनाव टाल दिए। अब मुझे नहीं लगता कि ये दिसंबर में भी चुनाव करा पाएंगे। हार के डर के मारे ये चुनाव को टालना चाहते हैं। जिस दिन भी चुनाव राज्य के अंदर होगा तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। कांग्रेस ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। निकाय चुनाव के लिए हमारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर इस चुनाव में भी हम सारे नगर निगम जीतने के लिए हमारी कोर टोली की बैठक आज हम बहुत जल्दी प्रभारी घोषित करने वाले हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इधर बागेश्वर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। बागेश्वर जिला अस्पताल में डॉक्टरों का काम सिर्फ मरीजों को रेफर करना तक ही रह गया है। मरीज का इलाज और प्रसव पीड़ा में डॉक्टर मरीजों को बचा पाने में असमर्थ हैं। वहीं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे करने वाले सीएमओ बागेश्वर तक डॉक्टरों की कार्यक्षमता पर उठने वाले सवालों पर मौन नजर आते हैं। दरअसल ताजा मामला शनिवार का है, जहां स्थानीय व्यापारी अपनी गर्भवती पत्नी का प्रसव कराने के लिए जिला अस्पताल बागेश्वर में लाता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा उपचार के दौरान गर्भवती महिला दम तोड़ देती है। वहीं इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों और व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए डॉक्टरों की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल उठाए। देखिए, जैसे कि लगातार हम लोगों ने पहले से भी जिला अस्पताल की बदहाल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए लगातार प्रशासन को और सरकार को जगाने का काम हम करता है। मगर आज पुनः ये देखा गया कि एक जो डिलीवरी वाली लेडीज़ थी उसको अचानक घर में तबीयत खराब हुई
और यहाँ बागेश्वर हॉस्पिटल पहुँची और आधे घंटे में ही उसको उचित व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहीं ना कहीं उसके पेट में 7 से 8 महीने का एक बच्चा भी था और उसके परिवार को एक विषम परिस्थिति में यहाँ पर वो पहुँचे। मगर उसके बाद भी यहाँ प्रशासन द्वारा मैं हमेशा ही कहता आया हूँ, कुछ दिन पहले ही मेरे को माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मेरी वार्ता हुई थी, तो मैंने कहा था एक बार आप ढंग से जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसमें कार्रवाई करें। परंतु उसके बावजूद भी आज तक इस बागेश्वर जिला अस्पताल की व्यवस्था वैसी की वैसी बनी आई है और मैं कई बार इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ चुका हूँ। इससे पहले भी मैं कई बार इसमें लड़ाई लड़ी है और मैं चाहता हूँ भविष्य भी मैं इसमें आगे और लड़ाई लड़ना चाहूँगा। हमारे पास सुबह 8:30 बजे करीब एक गर्भवती महिला आई थी, जिसको कि प्रारंभिक परीक्षण करने पर पता चला उसके नब्ज नाड़ी कमजोर थे, तो दौरे झटके लग रहे थे, तो उसको वहीं प्राथमिक चिकित्सा दी गई, लेकिन उसका जो है दौरे झटके कंट्रोल नहीं हुए और करीब 9:30 बजे करीब उसकी हमने मृत्यु उसकी पुष्टि करी है। इसके संबंध में हमने पुलिस में सूचना भेज दी है, आवश्यक कार्रवाई चल। जहाँ तक अभी प्रारंभिक जानकारी में पता लगा है कि उनका एक तो शुगर बहुत बड़ा हुआ था, 400 के आसपास शुगर आ रहा था और कोई उनके ANC चेकअप नहीं हुए थे इस बीच। जो 3 चेकअप हम मानते हैं कि ANC में होने चाहिए। अभी तक मुझे जो मोटा मोटा पता लगा है, अभी मैं देखूंगा, पूरी जांच करूंगा कि अभी इसमें पूरे चेकअप नहीं हुए थे। जो ANC चेकअप पे हमेशा सलाह दी जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3 चेकअप हों, वो चेकअप नहीं हुए थे। और इधर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत 1 दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। आवश्यक दिशा निर्देश भी दीपक रावत की तरफ से अधिकारियों को दिए गए। बैठक के बाद कमिश्नर रावत ने रुद्रपुर कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कलेक्ट्रेट में लंबे समय से खड़े वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मौके पर कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि विकास कार्य को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में अवस्थापन विकास समिति की बैठक की गई है। बैठक में रुद्रपुर से गुजरने वाले हाईवे सड़क के चौड़ीकरण को लेकर संस्तुति भी दी गई है और साथ ही 29 करोड़ रुपए का एस्टीमेट जो है वो अप्रूव कर दिया गया है। 29 करोड़ रुपए का एस्टीमेट। वहीं इसके अलावा किच्चा बस स्टैंड और खटीमा बस स्टैंड के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर शहर में 4-5 जगह पर खुलने वाले ओपन जिम को मंजूरी देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर रावत ने अधिकारियों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने के साथ ही रुद्रपुर शहर में पार्किंग निर्माण कार्य को स्वीकृति देते हुए जल्द काम शुरू करने के लिए निर्देशित किया। देखिए, ये अवस्थापना विकास समिति प्राधिकरण के अंतर्गत होती है, जिसमें कि अवस्थापना के कार्य होते हैं, उनकी समीक्षा, उनका अनुमोदन। तो आज जो कोई बड़े प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, एक तो रुद्रपुर में जो हाईवे गुजरता है, जो वर्तमान में जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और जैम लगता रहता है, इसकी वाइडनिंग को लेके एक एस्टीमेट PWD से बनाया गया था, लगभग 29 करोड़ का है। तो उसको हमने अप्रूवल दिया है। इसके अलावा आपका किच्छा में जो हमारा SBT है और खटीमा में है, इसमें कुछ कामों का वेरिएशन था। अब पूर्व में कुछ कीमत थी, किसी कारणवश हल्की फुल्की बढ़ गई है, उसको स्वीकृति मिली है। और शहर में 4-5 जगहों पे ओपन जिम्स को स्वीकृति दी गई है। और आइए अब मसूरी की बात कर लेते हैं, जहां जिलाधिकारी देहरादून के द्वारा मसूरी को जाम से मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसे लेकर ही मसूरी में पार्किंग निर्माण को लेकर विकल्प तलाशा जा रहा है। इसे लेकर मसूरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस, नगरपालिका मसूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा नायब तहसीलदार कमल राठौड़ के नेतृत्व में मसूरी के कई क्षेत्रों का निरीक्षण करके सड़क किनारे पड़े खाली जगह को चिन्हित किया गया है, जिससे कि वहां पर पार्किंग का निर्माण कार्य हो सके। वहीं मसूरी
मैसोनिक लॉन्च बस स्टैंड पर टैक्सी संचालकों द्वारा रोडवेज बसों की पार्किंग की जगह पर अनाधिकृत रूप से पार्किंग किए जाने को लेकर भी नायब तहसीलदार द्वारा टैक्सी संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर उनके द्वारा बस के पार्किंग की जगह पर किसी प्रकार से कोई भी वाहन या टैक्सी खड़ी की जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर मसूरी नायब तहसीलदार कमल राठौड़ ने बताया कि जिलाधिकारी देहरादून और एसडीएम मसूरी की दिशा निर्देश के बाद मसूरी में कई जगहों पर निरीक्षण कर पार्किंग निर्माण के विकल्पों को तलाश कर कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून व उप जिलाधिकारी मसूरी के दिशा निर्देशन में मसूरी शहर में यातायात का सुचारू रूप से संचालन हेतु पार्किंग के लिए कुछ विकल्प तलाशे जा रहे हैं ताकि यात्रियों को अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क करने का स्थान मिल सके एवं यातायात में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पिक्चर पैलेस पे हमारा रोडवेज का बस अड्डा है, बस स्टैंड है, वहाँ रोडवेज का स्थान और टैक्सी यूनियन का अलग अलग स्थान चिन्हित है, किंतु कुछ टैक्सी चालक जो है रोडवेज की जगह पे एनक्रोचमेंट करके अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। आज मेरे द्वारा उन्हें निर्देशित करके चेतावनी दी गई है, यदि भविष्य में ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि उस स्थान पर केवल रोडवेज की बस खड़ी होकर सवारी को उतार सके, चढ़ा सके। और इधर पहाड़ों की रानी मसूरी में बूढ़ी दिवाली का भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत डिप्सा पूजन और होलियात के साथ शुरू हुई। इसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और पुरुषों ने रासा तांदी और धुमुसू नृत्य किया। इस दौरान भिरुंडी फेंकी गई और चूड़ा भी बांटा गया। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं और पुरुषों के बीच रस्साकशी का मुकाबला भी हुआ जिसमें महिलाओं ने बाजी मारी। वहीं अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और स्थानीय निवासी मीरा सकलानी ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने में जौनपुर, जौनासर और रवाई का विशेष योगदान है। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल ने क्षेत्र के लोगों से औद्योगिकी को बचाने और इसको बढ़ावा देने का आह्वान किया। इसके अलावा विकास मंच के अध्यक्ष शूरवीर सिंह रावत ने कहा कि लोक संस्कृति को जीवंत रखने के लिए रवाई, जौनपुर और जौनसार का बड़ा योगदान है। की गई है, दाल हमारे गांव से मंगवाई गई है, बिल्कुल गांव का भोजन आपको यहाँ। देखिए आज यहाँ पर अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच जो हमारा विकास समिति जो है उसके माध्यम से विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है बूढ़ी दीपावली का कार्यक्रम होता है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पूरे समिति के साथ साथ पूरे शहरवासी, चाहे वो किसी धर्म बोली भाषा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। और इसके पीछे भी कारण है कि हम क्यों बूढ़ी दीपावली क्यों मनाते हैं। इसके पीछे ये है कि लोगों का कहना है या किंवदंतियां हमारी ऐसी है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए, जीत कर आए, वनवास वापिस आए, वहाँ पर जब उनका राज तिलक हुआ तो उसमें जश्न का माहौल था जिसको कि दीपावली का रूप दिया गया है। उसी कड़ी में आज जो है उत्तराखंड के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पर उस दीपावली के ठीक एक माह बाद जो है इस बड़ी दीपावली को यहाँ पर मनाते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप अपनी पीढ़ी को, अपने क्षेत्र के लोगों को, विशेष करके महिलाओं को जो अपनी वेशभूषा में अपनी संस्कृति को जो बचाए रखने में अपना बहुत बड़ा पूरा योगदान जो दे रहे हैं। जो पूरी अगलाड़ वैली है और यमुना वैली है, ये पूरी वैली में जो आपका जौनपुर है, जौनसार है और रवाई घाटी है, ये सभी लोग मिल करके क्योंकि जो दिवाली है वो यहाँ पे मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है इस क्षेत्र में। और एक ये मंगसिर की जो दिवाली है वो जो दिवाली होती है पूरे देश में जो दिवाली मनाई जाती है उसके एक महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। तो आज से ये दिवाली शुरू हो रही है, पूरी एक हफ्ते तक ये दिवाली चलती है। और इसके दिवाली के इस सेलिब्रेशन में पूरे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे जो पारंपरिक जो कल्चर है उस कल्चर को समेटे हुए हम यहाँ पे पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो बूढ़ी दिवाली की धूम आपने देखी। और इधर देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन देहरादून में स्थित
घुड़साल का निरीक्षण किया। एसएसपी द्वारा आगामी नेशनल गेम्स और ऑल इंडिया घुड़सवारी पुलिस प्रतियोगिता के दृष्टिगत अस्तबल का निरीक्षण कर पुलिस परिवार से जुड़े 6 नए घोड़ों की कार्यकुशलता का जायजा भी लिया। साथ ही घोड़ों के घुड़सवारों से मुलाकात कर उनसे अश्वों से संबंधित समस्याओं और सुझावों के संबंध में जानकारी भी ली गई। इसके अलावा एसएसपी दून ने अस्तबल में नियुक्त कार्मिकों और अश्वों के खानपान और रहन सहन के साथ साथ बढ़ती ठंड के मद्देनजर घोड़ों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देश भी दिया। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जनपद के अस्तबल में कुल 21 घोड़े मौजूद हैं। आगामी नेशनल गेम्स और ऑल इंडिया घुड़सवारी पुलिस प्रतियोगिता के दृष्टिगत वर्तमान समय में पुलिस लाइन देहरादून में 15 घुड़सवारों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें पहली बार 4 महिला घुड़सवार भी शामिल हुई हैं। इधर उत्तराखंड में कुछ ऐसी सरकारी बिल्डिंग हैं जिन पर टैक्स के लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन अब तक उस टैक्स को भरा नहीं गया है। इसे लेकर तमाम तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसमें उत्तराखंड का बीजापुर गेस्ट हाउस, राज्य सरकार का एक सरकारी अस्पताल और केंद्रीय संस्थान FRI समेत कई सरकारी भवन शामिल हैं। इन सभी बिल्डिंग्स पर 5 से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ये सभी देहरादून के कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में आते हैं। वहीं कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO हरेंद्र सिंह का कहना है कि बीजापुर गेस्ट हाउस और सरकारी संपत्तियों पर जो बकाया है उसके लिए सभी ने टैक्स जमा करने की हामी भर दी है। समस्या ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि कानूनी तौर पे बात करें तो ये एक कैंटोनमेंट एक्ट जो है उसके अंडर ये संस्था है और ये एक म्यूनिसिपैलिटी की तरह काम करती है। और सरकार की ये मंशा है कि सारी जो म्यूनिसिपैलिटी हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये स्वायत्त बने, ऑटोनोमस बने, क्योंकि ऑटोनोमस हैं वो, ये अपने फंड्स अपने आप लेके आए जहाँ से भी उनको पॉसिबल है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा एरिया का विस्तार तो हो नहीं रहा है, जो कि ये जब भी ये कैंट बना होगा वैसे तब से उतना ही इसका एरिया है। अब पब्लिक अगर हम कंपेयर करें दूसरे बाहर नगर निगम से, ऑलरेडी हमारा। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।